और लैला की तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद कुर्बान का एक जो बहुत बड़ा मैसेज है वो इसार का, खुलूस का और मोहब्बत का, वो देना बहुत ज़रूरी है। इस ईद का जो असल मैसेज, असल पैगाम जो हमें अल्लाह की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थ्रू हमारे तक पहुंचा, हम उसको आज पहुंचाना चाहते हैं आप सबकी तरफ। लेकिन नाज़रीन, गपशप का सिलसिला भी जारी रखेंगे क्योंकि आप कुछ नए चेहरों ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे पहले आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया फारूक, टीवी एक्ट्रेस हैं और होस्ट भी हैं। ईद मुबारक सादिया। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो सब हमें देख रहे हैं उन सबको भी बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जमील रहमान, ब्लॉगर भी हैं और सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा गिटार भी बजाते हैं और इनसे भी आज हमने रिजवाना के साथ बहुत गाने भी सुनने हैं। अच्छा नईम साहब, ईद का चूँकि माहौल है, आप बताएं बचपन की कोई याद बताएं अपनी ईद के हवाले से, चाहे वो छोटी ईद के बारे में हो या कुर्बानी की ईद हो, कोई ऐसी बात बताएं जो अब तक आप देखते थे। अच्छा, वो बचपन का तो दौर बड़ा मज़ेदार होता था। अगर बकरा जब आता था तो सबका दावा ये होता था कि ये बकरा मेरा है, ये बकरा मेरा है, ये बकरा मेरा है। कोई उसको घास खिला रहा है, कोई उसको मेहंदी लगा रहा है, कोई उसको नहला रहा है, कोई उसके साथ खेल रहा है। वो बाज़ार से लेके आते थे कड़े वड़े, उनको पहनाते थे वो जो होते हैं। उसके अलावा हाथों पे दुपट्टा वगैरह उनको पहनाते थे। लेकिन जो इस सब में जो क्लाइमेक्स होता था वही होता था कि जब वो उसकी कुर्बानी हो गई होती ना तो उसे रोना शुरू हो जाते थे। हाँ, कि ये बकरा मेरा जा रहा है, ये बकरा मेरा जा रहा है, क्यों जा रहा है ये वो। तो वो छोटे होते की बड़ी मज़े आ जाते हैं। फिर ज़ाहिर है देखते थे बाकायदा शौक़ से जाके और कुर्बानी को, और वो खाते भी थे। और खाते भी थे ना। खाने का तो भी वो देखिए है, खाने का तो भी आपको पता है उस वक्त काफ़ी जो है घरों में रवाज था गोश्त खाने का। मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी आपने अहम बात की। आजकल तो रवाज ही नहीं है ना, लोग घरों में गोश्त रखते ही नहीं हैं। वो बारी बारी कुर्बानी करके बारी बारी सारा गोश्त दे देते हैं। उस वक्त बाकायदा गोश्त का हिस्सा रखा जाता था और पूरे मोहल्ले में एक दूसरे के घरों में गोश्त जो है ना दिया जाता था। अब तो किसी हमसाये को गोश्त देना हो तो वो सोचता है बंदा कि मैं जाऊँ उसको दूँ ना दूँ। तो आपने देखा होगा पहले रिश्तेदारों छोटे थे, एक और बड़ी मज़ेदार बात ये भी होती थी कि वो रानें जो है ना वो बड़ी आती जाती थी, कोई किसी से आ रही है, किसी के जा रही है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है और ईद के दिन भी घर में ईद वाला गोश्त नहीं पकता। तो ये सिचुएशन है उस लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन बचपन की ईद और बड़े होने की ईद में बहुत फ़र्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छी गुजर रही है, और जैसे सबकी ख़वातीन की जैसी गुजरती है। क्योंकि ये वैसे बड़ी ईद का ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये लड़कों की ईद होती है, जानवर ने ज़िबा होना है, और लड़कियां तो उसी तरह से एक्साइटेड भी होती हैं, तैयारियां भी करती हैं। तैयारी और एक्साइटमेंट के साथ साथ ये जो सारा काम का क्रेडिट ले जाते हैं ना कि हमने जानवर ज़िबा कराया है, ये है वो, जो उनके हिस्से बनाने होते हैं। वो जो गोश्त की बोटियां छोटी छोटी करके आप सबको खिलाते हैं, वो हम लोग ही तो खिलाते हैं। तो मेरा तो होता है कि मैं तो बिल्कुल, मैं ज़िबा के टाइम पे नहीं सिर्फ जाती क्योंकि वहाँ पे वो खून होता है तो मुझे थोड़ा सा फोबिया होता है। लेकिन जैसे ही गोश्त आता है तो मुझे तीनों घर, हम लोग के, मेरी फुप्पो का घर, मेरा घर, चाचू का घर, तो हम सबकी कुर्बानी साथ होती है। तो तीनों घरों से आवाज़ आ जाती है, एक बड़ा मैट बिछाया जाता है और मैं अपने घर के शॉर्ट्स और उसमें बैठे हुए सबके साथ गोश्त काट भी रही होती हूँ उनके। ये सुन लें कि जो लोग समझते हैं कि ड्रामा एक्ट्रेसेस या होस्ट या मीडिया पर्सन्स काम नहीं करते, तो ये आपके सामने एक जिंदा मिसाल मौजूद है साथिया कि वो खुद काम करती है, गोश्त के टुकड़े भी खुद करती है, तकसीम भी खुद करती है, सब कुछ खुद करती है। हम भी इंसान है, हम भी करते हैं। और मतलब वो ये होता है कि फिर इस तरह से ये होता है कि अभी मैं फ्री हूँ ना, अब मैं यहाँ से जाऊँगी तो वो अंगीठी सेट हुई होगी और मैं बारबेक्यू में जाके एंजॉय करूंगी। उस वक्त फिर मैं उसमें आ जाऊंगी। लेकिन उससे पहले सारा काम, हमारी शाम वाला जो टाइम होता है वो अच्छा होता है, सुबह तुम काम में होती हो काम, और वो ये होता है कि सबकी हेल्प हो जाती है और फिर शाम के टाइम सब फारिग होते हैं, हम सेल्फीज ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो अगर फिर तो ऐसे काम चलता ही रहे ना। अच्छा, दिन तक यानी कि काम होता है और शाम में फ्री होके शाम को। ठीक है। जमील, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? वेल, ईद इस बार थोड़ी सी आपको पता है ड्यू टू कोरोना उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट बिकॉज ऑन एवरी ईद आपको पता है जितने भी शोबे से रिलेटेड हैं उनकी ट्रैवलिंग इतनी होती है कि कोई यहाँ से शो से कॉल आ रही है, कोई वहाँ से आ रही है। बिकॉज इस ईयर मेरी ट्रैवलिंग उस तरह से नहीं हो पाई, इंटरनेशनली भी और लोकल भी, बिकॉज वरना अदरवाइज़ मैं तो ईद पर घर होता ही नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स रिलेटिव सब ये कह रहे होते हैं कि जमील को नहीं देखा ईद पर। तो वो इस बार बिकॉज यूजुअली मैं लाहौर कराची शोज़ की वजह से इतना ट्रैवल कर रहा होता हूँ जो ईद शोज़ भी होते हैं, तो इस बार वो नहीं थी। और दोस्तों यारों से, फैमिली मेम्बर से उस तरह से नहीं मिल पाए बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से।
और बाकी ईद बस फैमिली के साथ घर पर ही कुर्बानी हम वगैरह। पहले जमील ये डिस्कस कर रहे थे कि लड़कियों को तो एक्साइटमेंट होती है, वो तैयारियां भी उसी अंदाज में करती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब हम फैशन की बात कर रहे थे कि लड़के भी अब पीछे नहीं रहते फैशन में। आप भी एग्री करोगे ना इस बात से कि बिल्कुल लड़कों ऐसा की ही है, तैयारी होती बिल्कुल ऐसा ही है, styling सब कुछ। बिकॉज मेरे ख्याल से मेरे घर में जब कोई फंक्शन हो या किस तरह से रेडी होना हो, सबसे ज़्यादा टाइम मेरा ही लगता है, बिकॉज मेरे बाल बनने में जो है तकरीबन Yes, हाफ एन आवर लग जाता है। एक ऐसा बंदा जो मान रहा है। मुझे बहुत अच्छी लगी है जमील की ये बात Exactly. कि मान के मान पूरा रहे करके ना हैं। मानते तो मैं पूछती। अगला सवाल ये होता कि जो बालों का पास ये बनाना ऐसा आप आपको उसकी कहीं बताइए। ये oppose कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, लड़के तो बिल्कुल टाइम आपने देख लिया कि आज के लड़के बिल्कुल पूरी तैयारी करते तैयारी हैं होती है और उनकी भी लड़कियों की तरह बहुत दिन पहले शुरू हो और वो भी सैलून जाते हैं और उनके सब कुछ होता है। We do go to salon, like मेरे से ज़्यादा कॉन्शियस मेरे पेरेंट्स होते हैं, they are like जमील you should have, मतलब मैनीक्योर पेडिक्योर अपना डन होना चाहिए, उसके बाद से स्टॉप, मतलब I do actually look because my father is also from media, वो भी जर्नलिस्ट है, मीडिया पर्सन है, so that is why he is more conscious कि बेटा आपके कपड़े ठीक होने चाहिए, आपका उठना बैठना, मतलब योर स्किन, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब स्किन केयर होती है मेरे, उसके बाद मैनीक्योर पेडिक्योर, बालों का, उसके बाद प्रोटीन्स, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये बहुत अच्छी, वैसे जमील को भी क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि लड़के नहीं ये मान भी रहा है और बता भी रहा है कि ये सब कुछ होता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो जमील कितना टाइम लगता है तैयार होने में? लड़कियों जितना टाइम तो नहीं लेते हो अब फॉर श्योर। तकरीबन अभी जिस तरह शो के लिए मैं रेडी हो रहा था तो अराउंड 1.5 आवर लग गया था। माशाल्लाह। अच्छा नहीं सर, ये मॉर्निंग पर्सपेक्टिव 20 मिनट्स लगे, शेव करनी होती है, कपड़े पहन तो और तैयार रहती है। ऐसे ही है, ऐसे ही मुझे है। 20 मिनट्स लगे इतना तैयार होने में और 1.5 hour। तकरीबन ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट शावर पे लग जाती है। सबसे ज्यादा टाइम तो बालों पे लगता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इतने फिर बालों में तो मैंने मेहनत नहीं की। मैंने भी तकरीबन नहीं की। ऑलमोस्ट घर से निकलने से पहले ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स मैं मिरर देखता हूँ कि यार एवरीथिंग इज परफेक्ट और नॉट। नहीं, मैंने तो शादी के बालों पे कोई भी नहीं लगती। सही बात है और 4 to 5 टाइम मैंने भी मेरा, लेकिन यार मतलब जमील ने सच बोला तो आई मीन मैं एक्चुअली इसकी क्लास यू नो नहीं लेना दैट्स द चाहती। रीजन। देखें आप देखें ना क्यों जब एक शोबिस पर्सन कोई चीज़ ट्रेंड में लाता है, कोई चीज़ वो अडॉप्ट करता है तो ट्रेंड में आ जाती है, बिकॉज पीपल फॉलो अस। ठीक है, मेरा जो हेयर स्टाइल है मेरे कॉलेज में ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है ना फॉलो करता है। ओकेजनल इतना ज्यादा टाइम लेते हो या नॉर्मली भी टाइम? रोजाना, मतलब आई एम ऑलवेज रेडी टू गो। रोजाना 1.5 हाँ रोजाना, मतलब इवन कि मतलब यूनिवर्सिटी के लिए उठना हो तो 1.5-2 घंटे पहले उठना है। ठीक है, उसके बाद बिकॉज जब मैं कॉलेज भी जाता हूँ तो मतलब सब इंस्पायर होते हैं, तो सब बच्चे जो हैं बाकी आगे पीछे वाले वो फॉलो करते हैं, तो आई गेस मेरे लिए ज़रूरी है थोड़ा। मीडिया की डिमांड है, एक्चुअली मीडिया की डिमांड है। सर मीडिया की डिमांड के साथ साथ मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात जरूरी है, है, because लड़कों को भी ऐसे ही तैयार होना चाहिए, ऐसे ही अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़े नाखूनों के साथ या बड़ी दाढ़ी के साथ या गंदी हालत में अच्छा नहीं लगता, तो You know, खुद का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। एक्चुअली तो बहुत गुड अच्छी हाइजीन बात है। डजंट मीन कि मतलब कोई गलत बात है इसमें। ठीक है, बिकॉज मतलब मैंने इवन मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि यार तुमने अच्छा मैनीक्योर करवाया कि नहीं करवाया। अभी जिस तरह कोविड की वजह से चीज़ें नहीं हो रही थी, ठीक है, स्पेशली माय फादर वाज लाइक ईद है बेटा यू शुड गेट योर सेल्फ डन, उसके बाद से हाइड्रा फेशियल वगैरह, हेयर प्रोटीन वगैरह, तो वो सब हाँ नहीं बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट ना अकॉर्डिंग टू वो चीज़ें ज़रूरी है थोड़ा, तो सर से आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अच्छा कुर्बानी का क्या सीन होता है घर में? आप जाते हो मंडी को बकरा ऑब्वियसली लेने, मैं लेकर ही मैं आता कुर्बानी की है घर हूँ। में? हाँ लेकर ही मैं आता हूँ, अच्छा, बड़ा हाँ आप मैं लेकर खुद लेकर आता हूँ। इधर भी इतना ही तैयार होकर सकते हैं ऐसे ही? नहीं उस समय बहुत गंदी हालत में जाता हूँ बिकॉज वो रेट जो है निगोशिएशन के लिए ना थोड़ा सा आपको, वरना फिर कहते हैं आप तो बिल्कुल ठीक ठाक आप तो अफोर्ड कर सकते हैं ये वो, तो उस रेट की वजह से थोड़ा सा ना करना पड़ता है। और उसके अलावा जो है घर पे कुर्बानी वगैरह तो भी तो साथ अभी तो शाम का टाइम है, मॉर्निंग कैसी गुजरी, फिर आफ्टरनून कैसा रहा पूरा दिन? बस काम काज में घर के सफाइयाँ वगैरह, बिकॉज बाहर की सफाई तो खुद करनी पड़ती है। बाजी तो नहीं देखते कि आप स्टार हैं कि नहीं, वो कहते हैं बेटा इधर वाइपर लगाओ चलो जल्दी से चलो, सो इस वजह से तो वो तो घर के साथ हाँ सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, मतलब सारी चीजों में हेल्प आउट बिल्कुल ऐसा ही है, I do help, हाँ जी। दोस्त की तकसीम में भी बिल्कुल सब कुछ मैं खुद करता हूँ, हाँ जी। ठीक है। रिजवाना सॉन्ग सुनेंगे, लेकिन इससे पहले अब चूंकि सादिया भी मौजूद है और जमील भी मौजूद है, अब देख लो आप भी एग्री करोगी कि लड़के आपके घर में भी लड़के हैं, वो भी इतना टाइम लेते हैं तैयारी में, या ओकेजनल इतना तैयार होने में टाइम लेते हैं, या वैसे भी उनको इतना टाइम चाहिए होता है? क्योंकि आपको बीइंग अ मदर आप क्या समझते हैं कि अपने बच्चों जिस तरह से जमील ने कहा, मतलब बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है कि उसने ऐसा इस पे अमल किया है, लेकिन कुछ माएँ तो कहती रहती हैं और बच्चे नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और ये जो केयर अबाउट होता है ये शुरू से ही उनको, क्या आप अपने बच्चे की बात कर रहे हैं? हाँ मैं कह रही हूँ मैसेज मेरा करने बच्चा का। भी बहुत अच्छा सिंगर है, उससे भी हमने आज हाँ ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि ईद है तो हम चाह रहे हैं कि चलो उस तरह से हम वो चिट चैट भी करें और अच्छा लग रहा है, ऑडियंस भी बोर ना हो और हम भी बोर ना हो। ठीक है। जमील का हम सॉन्ग सुनेंगे, बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हैं नाज़रीन। जमील हम चाहेंगे कि आप हमें अच्छा सा सॉन्ग सुना दें।
बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उसके बाद आप सब की एफर्ट को मैं जो है वो करूँगा, बिकॉज आप सब लोग ईद के दिन पर टाइम निकाल के सबको एंटरटेन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंड कैमरा टीम एंड प्रोडक्शन, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल Yeah, exactly. फॉर कमिंग। Thank you. तो गाना कौन सा सुनाएंगे? सजनी, एज पर जिस तरह भी बात हो रही थी तो सजनी, ठीक है। खफा तो हम भी हैं तुम भी हो, हमें पता ना चले जुदाई का मुझे गम भी है, कोई ऐसी खता ना करे, करें तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए, आंखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे, सजनी पास बुलाओ ना, के दिल आज टूटा है, आज टूटा है, साजन मान जाओ ना, के वो आज रूठा है, आज रूठा है, कोई उसे मनाए ना, जाने जा। थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त, बहुत अच्छा। जमील, Thank कब you. से गाना गा रहे हैं? I was 7-8 when I thought कि चलो आई हैव दिस एबिलिटी, बिकॉज जब मैं स्कूल कॉलेज में देखता था कि मेरे जो साथ के मेरे फेलोज़ होते थे वो नात ख़वानी में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनल सॉन्ग्स में पार्टिसिपेट कर रहे चलो सही है, हैं। नहीं हाँ सही है। बिल्कुल। तो मैं जब 10-11 ईयर्स का था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार गाना चाहिए, बिकॉज दोस्त ही वही होते हैं जो आपको पहली बार में सुनने में कहते हैं कि जमील आप ही आतिफ असलम है, बस वो आप ही सब कुछ हैं, यू नो। दोस्तों से दोस्त ही बड़ा प्रमोट करते हैं, तो बस फिर उसके बाद से फिर तो आपके इंस्पिरेशन आते फसले? नहीं, नॉट इंस्पिरेशन, जस्ट लाइक बिकॉज उस टाइम पर जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था सीखना सिखाना गाना, तो पाकिस्तान आइडल बहुत ज़्यादा वो चला था। हाँ, बिकॉज आई यूज़ टू वॉच दैट शो, तो मैं देखता था क्या अगर नो एट दैट टाइम आई वाज नॉट दैट प्रिपेयर्ड फॉर इट ना। तो फिर उसके बाद से आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर रेडियो पाकिस्तान। वहाँ पर जो है उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब के जो बेटे हैं उस्ताद सुल्तान फ़तेह अली खान साहब, उनके साथ मैं क्लास में वो होता था। तो उसके बाद रेडियो में 2 साल मैंने प्रोग्राम किया उनके साथ, गाया मीम मौसीकी के शो में। उसके बाद फिर 2016 में जो है मैंने प्रॉपरली सीखना स्टार्ट कर दिया था, प्रॉपरली क्लासिकल म्यूज़िक में रागदारी, कवाली, हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, सूफिज़म, ठीक है, तसव्वुफ़ की दुनिया, मतलब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से लेकर अभी तक जितने भी सूफिया कराम थे, पोइट्री मोस्टली मैंने सबको पढ़ा। मतलब क्लासिकल मौसीकी के लिए मेरे पर एक कंपलसेशन थी, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी था। बड़ा मतलब ज़्यादा नहीं होता। मैं हाँ, तो सही है। इतने गौर से सुन रही हूँ कि एक्चुअली मतलब मेरी ग्रूमिंग, क्योंकि मेरे उस्ताद साहब बेसिकली ही सितार नवाज एंड ही इज़ 18th जनरेशन ऑफ मियाँ तानसेन, तो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी ग्रूमिंग, फिर उन्होंने जिस तरह मुझे ग्रूम किया, फिर उसके बाद जो मेरे फादर थे ही वॉज फ्रॉम मीडिया, तो ही वॉज लाइक कि बेटा यू शुड बी परफेक्ट, बिकॉज स्टेज पर गलती की गुंजाइश नहीं होती है। सो आई शुड नो कि म्यूज़िक कहाँ से आया। एक्चुअली सीखने का पर्पज़ भी ये था सब कुछ, क्योंकि 2015 में कि 16 में ना एक इस्लामिक स्कॉलर से थोड़ी सी मेरी बहस हो गई थी कि म्यूज़िक इस तरह उस तरह से है। फिर मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मुझे पता चला कि यार म्यूज़िक इज़ इन्वेंटेड बाय हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। तो तब इस चीज़ को मैंने देखा, तो अब आई हैव द एविडेंसेस, सब चीज़ें, तो बस ये सीखना सिखाना से चल रहा है। अच्छा सादिया, ड्रामा एक्ट्रेस भी हो, अपने ड्रामा के बारे में बताओ, आने वाला है, चल रहा है, या कितने ड्रामास किए हैं? थैंक यू। मैं अभी हम नेटवर्क पे, हम टीवी पे चल रहा है मेरा ड्रामा सबात, जिसमें मैं मावरा की फ्रेंड हूँ, उसकी कॉलेज फ्रेंड हूँ, वो अभी चल रहा है और आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करूँगी। तो ये ड्रामा लाइन की तरफ आने का कैसे शौक था या बस वैसे ही? कुछ चीज़ें किस्मत के साथ आ जाती है, शौक होते हैं, लेकिन मैंने इसकी तरह बिल्कुल 10 साल की उम्र में अपने शौक को रियलाइज़ नहीं किया था। आई विश मैंने किया होता, लेकिन वक्त के साथ साथ आप में चीज़ें आती हैं और फिर ये होता है कि आप, और फिर आपको किस्मत, मुझे लगता है कि आपको ना आपकी किस्मत लेके चल रही होती है, लेकिन आपको बस स्टैंड करना होता है कि अच्छा हाँ, तो जो भी चीज़ आ रही है आपको एक्सेप्ट करना होता है। और शौक था, और अब तो ज़्यादा शौक हो गया है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग काम है, पर बहुत मेहनत वाला काम भी है। हाँ, obviously बहुत मेहनत वाला। अच्छा नईम साहब, जो ईद की कुर्बानी का बेसिकली पर्पस है, आपको लगता है कि लोग अब इससे हटते जा रहे हैं या नहीं? अभी भी कुछ है, कुछ घर ऐसे हैं जो फ्रीज करने वाला रवाज है, लेकिन गोश्त तकसीम करने के लिए सही जगह पर नहीं पहुंचाया जाता, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी तक हैं, आप समझते हैं? देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती गई
और लोगों के पास लोग जो है आसूदा होने लगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड जैसे आप कह रही हैं वाकई चेंज होता गया। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले घरों में गोश्त तकसीम हो जाते थे और कम कुर्बानियाँ होती थी, अब तो एक एक घर में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं और दूसरा गोश्त खाने का इतना ट्रेंड भी नहीं है। और आजकल के बच्चे आजकल के नहीं, बच्चे ईद पे तो स्पेशली बारबेक्यू का वो रखा जाता है। वही I mean, sir, नहीं, आजकल के बच्चे तो चिकन के अलावा खाते नहीं हैं, वही खाना नहीं आजकल। अब मेरे घर में दाल सब्जी पे रख दिया गया है। बस बात ये क्योंकि इन्होंने बहुत दफा ये बात रिपीट की है। तो इतना ट्रेंड नहीं है इतना ज़्यादा कि आजकल ज़्यादा लोग जो चिकन खाते हैं, बस ज़्यादा सब घर में चिकन खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। गोश्त खाने का ट्रेंड खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक तरह से सर वेजिटेरियन होंगे, दैट्स व्हाई। नहीं वेजिटेरियन वेजिटेरियन के साथ साथ मुझे लग रहा है इनके अंदर दुख है और ये बात किसी हद तक इनकी ठीक भी है। पूरे प्रोग्राम में इन्होंने ये बात है। गोश्त खाने का ट्रेंड सही बात है, न्यू बिल्कुल नहीं जनरेशन है वो चिकन की तरफ आ गई है, तो गोश्त बीफ और मटन से हम लोग नहीं हट गए, नहीं तो खाते। अगर कुर्बानी भी होती है तो घर में अगर गोश्त बन रहा है तो साथ चिकन जरूर बन रहा है। और आपने जो सवाल किया था नईम साहब से कि जिस वजह से हम कुर्बानी करते हैं और क्या सही जगह पे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कि अब सोसाइटी और वक्त ऐसा आ गया है कि चेंज हो गया। दिखावा है, दिखावा है। बहुत दिखावा है। और फिर ये है कि जिन्हें एक्चुअली ये हिस्सा जाना चाहिए वहाँ पे हड्डियाँ और बचा हुआ गोश्त जाता है, नहीं तो अपने हमसायों में और बिल्कुल। रिश्तेदारों के लिए बड़े बड़े बैग्स बनते हैं हाँ। जिनमें बोटियां साफ करके रख जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे कि हर साल हर ईद कुर्बान पे हर प्रोग्राम में ये चीज डिस्कस होती है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कब लोगों को समझ आएगी, नोबडी नोस। अच्छा, जमील का एक और सॉन्ग सुनेंगे। जमील, अब क्या सुनाएंगे आप? फिर बिल्कुल। रज़वाना के सॉन्ग की तरफ जाऊंगी। वेल, देयर इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, बारी बिलाल सईद का सॉन्ग है, सो आई लव दैट सॉन्ग। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਹੱਥ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਹੱਥ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਚਾਹ ਸਜਣਾ, ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸਜਣਾ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਏ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਲਾ ਲੈ ਡੇਰੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਹਾਏ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਣਾਈ ਬਾਰੀ। थैंक यू, थैंक यू। एक सवाल, हाँ जी जी जरूर। जमील पहले भी दिल टूटा अभी भी बारी नहीं, मतलब क्या है ऐसे गाने क्यों गा रही है? फेवरेट सॉन्ग क्यों है? एक्चुअली दिल टूटा की जो हमने बात कही, हाँ दिल टूटा की जो बात कही, बिकॉज मेरे उस्ताद साहब भी कहते हैं कि जब तक एक आर्टिस्ट के दिल पे ना लगी हो तो वो उसके आर्ट में निखार नहीं आता। सो दिस इज वेरी कंपल्सरी। तो आपके दिल पे लग चुकी है। लाइक आई कैन गिव यू अ एविडेंस एंड आई कैन, मतलब आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जितने भी सूफिया कराम गुजरे, ठीक है, उन सब का जो रिलेटेड थे वो पोइट्री से और म्यूज़िक से थे, और उनकी ज़िंदगी में जो उस्ताद आए थे वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं रुके थे, ठीक है, तो उनकी मोहब्बत अपने उस्ताद साहब से होती थी, ठीक है। जिस तरह जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक कोट है कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम तो ग़ुलामी शम्स तबरेज़ी नशुद, मौलवी कभी मौलाए रूम ना बनता जब तक वो शम्स तबरेज़ का ग़ुलाम ना बनता। सो इट्स वेरी कंपल्सरी कि जब तक दिल पे ना लगी हो तो आपकी आर्ट में निखार नहीं आता। नाज़रीन, ईद की खुशियां हम मना रहे हैं कैपिटल 51 के प्लेटफॉर्म से। एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं जाते जाते आखिर में करना चाहती हूँ वो ये है कि जो हमारे पिछड़े हुए या नाराज़ रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जो भी फैमिली में रिलेटिव्स होते हैं, उनको आप मनाएं, क्योंकि ईद वो मौका आपको देती है कि आप सब इकट्ठे हों, एक जगह पर जमा हो और ईद की खुशियां मनाएं। मैं चाहूँगी कि हमारे मेहमान भी नाज़रीन को ईद का कोई मैसेज देना चाहे तो ज़रूर दें, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि रिजवाना और अली बहुत अच्छा गाना आप लोगों को सुनाएंगे। हमें आप इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन इससे पहले नईम साहब आप कुछ कहना चाहें ईद के हवाले से?
इसलिए मैंने पहले कहा कि हमें तकलीद करनी चाहिए उन इस्लामी असूलों की, उन कदरों की, क्योंकि इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स जो है वो हमारा मज़हब देता है। और हम समझते हैं कि अगर हम जो, जैसे अभी साजिया ने भी कहा कि दिखावा अगर ना करें और वाकई जो तकवे का असल मकसद है उसको महसूस करें, उस पर अमल करें, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। मेरा ईद से रिलेटेड सिर्फ यही पैगाम होगा कि अगर हम सुनते इब्राहिमी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, अल्लाह का दिया हुआ मैसेज को पूरा करते हैं, तो इसमें जानवर के साथ साथ अपनी अना, गुस्सा, नाराज़गी और इस तरह की सारी बुरी चीज़ों को भी कुर्बान करें, ताकि हमारी कुर्बानी जो है कबूल हो और हम एक अच्छे इंसान बने और अच्छा एक माशरा बने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सादिया फॉर कमिंग। जमील, आप कुछ कहना चाहें? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबको बहुत सारी ईद मुबारक। और सेकेंडली कि जो सुन्नत इब्राहिमी है इसका मकसद ये, जितनी भी खुशियाँ हम सेलिब्रेट करते हैं उसका मकसद ये होता है कि जो हमारे जो सराउंडिंग में लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो गोश्त नहीं खा सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मकसद यही होता है कि हम उनको भी अपनी खुशियों में इन्वॉल्व करें और उनको साथ लेके चलें। और सबको बहुत सारी ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि रिजवाना और अली बहुत अच्छा गाना आप लोगों को सुनाएंगे। हमें आप इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तेरे वल वेख के चन भी शर्माए ते डिग डिग पैंदे तारे ने, ते डिग डिग पैंदे तारे ने। सबको सोनिया आए भी मन मोड़िया, सबको सोनिया आए भी मन मोड़िया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, सबको सोनिया आए भी मन मोड़िया। तेरे वल वेख के जन शर्माए ते डिग डिग पैंदे तारे ने, ते डिग डिग पैंदे तारे ने। खोल दे बुल्लियां ना रख ढक के, यहाँ से प्यारे प्यारे वे, यहाँ से प्यारे प्यारे वे। हुस्न दा बादशाह इश्क दा शहंशाह, हुस्न दा बादशाह इश्क दा शहंशाह, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, मैं सबको सोनिया हाय भी मन मोड़िया, मैं सबको सोनिया हाय भी मन मोड़िया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, मैं सबको सोनिया हाय भी मन मोड़िया, मैं सबको सोनिया, मैं सबको सोनिया, ये बात मैं सबको सोनिया, मैं सबको सोनिया, मैं सबको सोनिया, मैं सबको सोनिया, मैं सबको सोनिया। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। मरदा ए उदों जदों होंदी बेवफाई ए, रुलदे गए पर चस बड़ी आई